अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि पहला चैप्टर में आवेश क्या था, स्थिर था। ठीक है ना। सेकंड चैप्टर में देखे कि आवेश जो है गतिमान होने लगा, आवेश गति करने लगा, तो हमने कहा कि अब क्या हो गया, धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है ना। अब गतिमान आवेश के साथ जो है चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा। ये इस गुणधर्म का हम अध्ययन करेंगे कि जब आवेश गति करता है तो उसके आसपास क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसका अध्ययन जो है वैज्ञानिक ओस्टेड ने अपने प्रयोग द्वारा किया था, एक्सपेरिमेंट ऑफ ओस्टेड। सन 1820 में डेनमार्क के भौतिक शास्त्री, ठीक है ना, सन 1820 में डेनमार्क के भौतिक शास्त्री ओस्टेड ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने देखा कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, एक चालक तार लिया और बैटरी की सहायता से क्या किया, उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं। कुंजी के जो है यहाँ बंद कर दिए हैं, तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। उन्होंने एक चुंबकीय सुई ली, स्टैंड की सहायता से जो है उसके पास रख दिया। ठीक है। उसके ऊपर रख दिया। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जब धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो रहा है तो चुंबकीय सुई क्या हो रही है, ये देखो, इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय सुई ऊपर की ओर विक्षेपित हो रही है, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया, धारा की दिशा को चेंज कर दिया, बैटरी का नेगेटिव इस ओर और पॉजिटिव इस ओर पुनः धारा प्रवाहित करना शुरू किया। तो उन्होंने देखा जो चुंबकीय सुई का विक्षेपण है वो भी उल्टा हो गया। ये एन ऊपर की ओर जा रहा था, अब नीचे की ओर आ गया, पूर्व दिशा की ओर। ठीक है। अब उन्होंने एक और प्रैक्टिकल क्या किया, उन्होंने जो है इसमें धारा प्रवाहित करना बंद कर दिया। तब देखा चुंबकीय सुई क्या थी, स्थिर थी, एन और एस, जब धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है। तो उन्होंने पाया कि जब आवेश जो है गतिमान हो, या कह सकते हैं कि धारा प्रवाहित हो, तो उसके आसपास क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। यही क्या है, ओस्टेड का प्रयोग है। ओस्टेड ने ये जो है नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है ना। इस चुंबकीय सुई का विक्षेपण, ठीक है, किस दिशा में होगा, ठीक है, ऊपर होगा, नीचे होगा, दाएं होगा, बाएं होगा। अब इसकी जानकारी जो है एम्पियर ने दी। ठीक है, चुंबकीय सुई का विक्षेपण किस दिशा में होगा, तो एम्पियर चुंबकीय सुई के विक्षेप बताने के लिए नियम का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति अपना मुंह चुंबकीय सुई की ओर करके तार के समांतर प्रवाहित धारा की दिशा में तैर रहा हो। ठीक है ना। जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, कोई व्यक्ति उसी ओर अपना मुंह करके क्या कर रहा हो, तैर रहा हो, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा। तो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ वाला, ठीक है ना, वो हमेशा उसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा। ये हो गया दायां हाथ और ये हो गया बायां हाथ। तो ये दायां हाथ हो गया और ये बायां हाथ। ठीक है ना। ठीक है। तो सदैव जो है बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा। ठीक है। पुनः देखते हैं, जब कोई व्यक्ति अपना मुंह जो है तार में बहने वाली धारा की दिशा में ही यदि करके तैर रहा हो, तो उसका जो चुंबकीय सुई का विक्षेपण है सदैव उसके बाएं हाथ की ओर होगा। देखो, इसमें इस ओर होगा बाएं हाथ की ओर, इसमें इस ओर होगा बाएं हाथ की ओर, इसमें कहाँ होगा, इस ओर होगा बाएं हाथ की ओर विक्षेप। ठीक है ना। तो उन्होंने एम्पियर ने ये नियम बताया कि चुंबकीय सुई का विक्षेप किस ओर होगा, इसे एम्पियर का नियम कहते हैं। ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है हमको। किस दिशा में जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके लिए कुछ नियम हैं जो हमको काम आएंगे। ठीक है। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। अब पेंच घुमाने या नट बोल्ट कसने या उसको ढीला करना सभी को आता है। ये नट बोल्ट है, यदि इसको कसेंगे तो क्या होगा, ये अंदर की ओर जाएगा, और ढीला करेंगे तो क्या होता है, ऊपर की ओर आएगा। ठीक है ना, ऐसा ही होता है।
तो यदि धारा की दिशा यहाँ देखते हैं ए से बी की ओर, मतलब ऊपर की ओर बह रही है, ठीक है, और यदि हम इसको ढीला करेंगे, ठीक है, ये नट बोल्ट है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, खोल रही हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये धारा की दिशा में ऊपर की ओर जा रहा है, सभी को नज़र आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, पेज को ढीला कर रही हूँ या बाहर की ओर निकाल रही हूँ, ठीक है ना, तो धारा की दिशा में ही जा रहा है कि नहीं, धारा ऊपर की ओर, हमारा जो पेच कस रहा है वो भी ऊपर की ओर। तो यदि इस प्रकार से हम करते हैं तो हमारा अंगूठा जिस दिशा में जाएगा, देखो पेज खोल रही हूँ तो कहाँ जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से पेज को मैं खोल रही हूँ तो अंगूठा इस प्रकार से इस दिशा में जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी पता चल जाएगी, ये इस दिशा से इस दिशा में जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। इसमें देखिए धारा जो है नीचे की ओर आ रही है, मतलब यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे पेंच को कसना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, पेंच को कसना पड़ेगा, तो इस प्रकार से कस रही हूँ, तो ये अंदर की ओर आ रहा है, मतलब धारा की दिशा में नीचे की ओर आ रहा है, तो मेरा अंगूठा किस प्रकार से जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, क्या देखेंगे इस दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। तो अंगूठा जिस दिशा में जाएगा वही क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये देखो इस प्रकार से होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अब दूसरा नियम देखते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे या अंगुष्ठ का नियम, ये भी बहुत इजी है। दाहिने हाथ का अंगूठा को किस में रखना है, धारा की दिशा में रखना है, ठीक है, दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है और अपनी उंगलियों को मोड़ना है, तो वो जिस दिशा में मुड़ेंगी वो क्या कहलाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये धारा की दिशा और इस प्रकार से हम मोड़ रहे हैं, तो इस दिशा से स्टार्ट हुआ है मोड़ना, तो इस प्रकार से इस दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहाँ देखो, तो इस प्रकार से हम अंगूठा रखेंगे नीचे की ओर और उंगलियां मोड़ो ऐसे, तो देखो यहाँ से मुड़ रही है, मतलब यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, धारा की दिशा। समझ में आया सभी को, ठीक है, इस प्रकार से हमको लेना है। दाहिने हाथ की हथेली का नियम, इसमें ये बताया गया है, यदि किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मुझे कोई पॉइंट P है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे और उंगलियों को इस प्रकार फैलाएंगे कि ये धारा और ये उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है, और ये जो उंगलियां हैं वो किसको दर्शाएगी, इस पॉइंट P को, ये धारा, ठीक है, और ये पॉइंट P, ठीक है, उंगलियां उसकी ओर प्रदर्शित है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो धारा की, ठीक है ना, धारा और जिस पॉइंट P है सदैव उसके लंबवत होती है, लंबवत बाहर की ओर। ये जो हथेली है, ठीक है ना, वो दर्शाएगा चुंबकीय क्षेत्र को, इसलिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम कहते हैं। अंगूठा धारा की दिशा को और उंगलियां जो है वो किसको दर्शाए, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसको। तो ये जो हथेली है जिस दिशा में रहेगा, ठीक है, लंबवत बाहर की ओर जो है वो हमको क्या दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं। तो सदैव जो है चुंबकीय क्षेत्र धारा और उस बिंदु P पर जिस पर ज्ञात करनी है उन दोनों के सदैव लंबवत रहती है, ये याद रखने योग्य है, ठीक है, बहुत ही आसान है। पेच को कसना है, पेच को खोलना है, या सबसे आसान है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, अंगूठे को धारा की दिशा में रखो, जिस दिशा में उंगलियां मुड़ती हैं, जिस दिशा में क्या हो, उंगलियां मुड़ती हो, उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए मैंने एक गोला बनाया है, उसके अंदर क्या बनाया है, क्रॉस बनाया है, एक गोला बनाया है जिसके अंदर डॉट बनाया है, ये दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा को, ठीक है। यदि मैंने इस कागज़ के तल पर, ये कागज़ है ना, उसके तल पर मैंने क्या बनाया है, क्रॉस का चिन्ह, इसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, लंबवत नीचे की ओर है,
कहाँ है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है, इस कागज तल से नीचे की ओर। या धारा की दिशा बोला है, इसमें बताओ धारा की दिशा क्या है, तो वो भी अंदर की ओर है। यदि डॉट से दर्शाया है मैंने, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? बाहर की ओर है, लंबवत, इस कागज के तल से लंबवत बाहर की ओर है। यदि धारा की दिशा पूछा है तो वो भी वही है, ठीक है, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। क्रॉस मतलब लंबवत नीचे की ओर, ठीक है, अंदर की ओर, और डॉट से दर्शाया है तो लंबवत बाहर की ओर। इस प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग बायो सेवर्ट का नियम। जैसे विद्युत के लिए कूलाम का नियम था, विद्युत क्षेत्र में क्या था? कूलाम का नियम, उसी के समरूप है चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है ना। कौन सा नियम? बायो सेवर्ट का नियम। ओस्टेट का प्रयोग हम लोग देख ही चुके हैं। उन्होंने क्या बताया कि कोई भी धारावाही चालक तार है, उसके आसपास क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो बायो सेवर्ट ने ये नियम दिया कि धारावाही चालक के समीप कोई बिंदु यदि ले तो उस पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये बताने के लिए बायो तथा सेवर्ट ने नियम प्रतिपादन किया। सन 1820 में बायो और सेवर्ट ने धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं, ठीक है। यह इंग्लिश में जब लिखा जाता है तो बायोट लिखा जाता है, पर इसे टी साइलेंट हो जाता है पढ़ते समय, बायो सेवर्ट, ठीक है। माना XY एक चालक तार है, हमने एक चालक तार ले लिया है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तब इस धारावाही चालक के अल्पांश, ठीक है, हम क्या करेंगे? इस पूरे धारावाही चालक में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये नहीं बता सकते। हम क्या कर सकते हैं? इसलिए एक अल्पांश लेंगे, ठीक है। उन्होंने बताया कि एक पूरे धारावाही चालक के कारण नहीं, केवल अल्पांश के कारण उन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो उन्होंने एक अल्पांश लिया। इस तार में मैं एक अल्पांश ले रही हूँ AB, जिसकी लंबाई क्या है? DL। DL एक लंबाई सदिश है, लेंथ वेक्टर है, ठीक है, जिसको हमने, इसकी दिशा क्या होती है? धारा की दिशा में ही इसकी दिशा होती है, DL। ये हमने अपने सहूलियत के लिए जो है परिभाषित किया है। जैसे क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, परंतु क्षेत्रफल सदिश पढ़े हैं हम विद्युत क्षेत्र में। यहाँ क्या है? लेंथ वेक्टर, लंबाई सदिश, ठीक है। तो यहाँ जिसकी दिशा क्या होती है? धारा की दिशा में ही उसकी दिशा होती है, ठीक है। द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है, ठीक है। इस अल्पांश DL के कारण किसी बिंदु P पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र dB है, ठीक है। अब उन्होंने अध्ययन किया कि चुंबकीय क्षेत्र का मान किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो देखते हैं, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात धारा का मान जितना बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी उतना ही बढ़ेगा। चालक के उस अल्पांश की लंबाई DL की अनुक्रमानुपाती होती है। यदि DL ये छोटा अल्पांश है, यदि बड़ा अल्पांश ले लिए हम तो क्या होगा? ज़्यादा लंबाई लेंगे तो ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, तो क्या होगा? उसके अनुक्रमानुपाती होती है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, ठीक है। अल्पांश की लंबाई और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। ये अल्पांश लिया है हमने, ठीक है, और उससे बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बनेगा थीटा, उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ज्या मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। जहाँ DL कोण क्या है? थीटा। जहाँ DL तथा वेक्टर R के मध्य कोण है, थीटा क्या है? DL और वेक्टर R। DL क्या है? ये अल्पांश है जिसकी दिशा धारा की दिशा में है, और ये इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी क्या है? स्मॉल r है। इन दोनों के बीच बने कोण को ही क्या कहते हैं? थीटा, ठीक है। अल्पांश AB से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी का मान जितना बढ़ेगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है, ठीक है।
तो इन सभी को यदि मिला के लिख दें तो क्या बनेगा, डी बी अनुक्रमानुपाती आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सभी को मिलाकर लिख दिया हमने जो 4 पॉइंट निकाले थे। तो डी बी इज इक्वल टू अनुक्रमानुपाती हटाओ, एक नियतांक मिल गया हमको के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात में के का मान 1 होता है, ठीक है ना। तो डी बी इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर गॉस। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है गॉस। एसआई पद्धति में देखते हैं तो वायु या निर्वात में के का मान होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है। जैसे कि कूलाम के नियम में होता था के का मान 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। जो काम एप्सिलॉन 0 का था विद्युत क्षेत्र में, वही काम म्यू 0 का है किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। के की जगह म्यू अपॉन 4 पाई रख दिए, जहाँ म्यू 0 क्या है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष पारगम्यता है, ठीक है। ये दर्शाता है कि वायु या निर्वात से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं पार होती है या गुजरती है, ठीक है। म्यू 0 क्या दर्शाता है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष पारगम्यता या चुंबकीय बल रेखाएं कितनी गुजरती हैं उससे, ठीक है। जिसकी निरपेक्ष पारगम्यता अधिक होती है उससे अधिक बल रेखाएं गुजरती है, ठीक है ना। तो म्यू 0 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। म्यू 0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। तो डी बी इज इक्वल टू मान रख दीजिए, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 10⁻⁻7 बस बचेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 10⁻⁻7 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सदिश रूप में यदि इस सूत्र को देखा जाए तो साइन थीटा है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में रहता है, ठीक है। सदिशों के गुणनफल में देखें हमने, कॉस थीटा रहेगा मतलब डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और साइन थीटा है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ साइन थीटा किसके किसके बीच का कोण है, आर और डी एल के बीच का। तो मैंने यहाँ एक आर मल्टीप्लाई किया है तो एक आर डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ आर स्क्वायर था, यहाँ आर क्यूब हो गया। आर मैंने मल्टीप्लाई किया है, वेक्टर आर इंटू वेक्टर डी एल, ठीक है। समझ में आया सभी को। अब ये थीटा देखते हैं, थीटा के मान को वेरी करके चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या क्या मिलता है। यदि थीटा इज इक्वल टू 0 हो, थीटा इज इक्वल टू 180 हो, जब बिंदु P चालक पर स्थित हो, ये कोई चालक है, यहीं पर बिंदु P स्थित है, ठीक है, तो उनके बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा, या कह सकते हैं 180 होगा। तो क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है भाई, तो इसलिए क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। तो कोई चालक पर देखेंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान न्यूनतम होता है, ठीक है, उसकी तीव्रता न्यूनतम होती है। सेकंड केस, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, जब धारा अवयव बिंदु P के अभिलंबवत हो, ठीक है ना, अभिलंबवत इस धारा अवयव DL के अभिलंबवत हो, 90 डिग्री बनाता हो, ठीक है, बिंदु P से, तब क्या होगा, साइन 90 का मान 1 होता है। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इस समय जो है तीव्रता अधिकतम होती है। तो बायो सेवर्ट्स का नियम जो है याद रखेंगे, एक अल्पांश के लिए है, ठीक है, और ये कौन से नियम के अनुरूप है, तो विद्युत क्षेत्र के कूलाम के नियम के अनुरूप है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। और कब होती है अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, ठीक है, और न्यूनतम कब होती है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 डिग्री हो, या कह सकते हैं कि बिंदु P चालक पर स्थित हो तब न्यूनतम, और जब धारा अवयव बिंदु P के अभिलंबवत हो, अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री पर हो, तब क्या होगा, अधिकतम मिलती है तीव्रता, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बायो सेवर्ट्स का नियम।